कभी सोचा है आसमान नीला क्यों दिखता है? या फिर बारिश के बाद वो कमाल का इंद्रधनुष कैसे बन जाता है? और रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? भाई, इन सारे सवालों का जवाब छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए आज इस रंगीन दुनिया के सारे राज खोलते हैं एक एक करके। तो देखो आज इस वन शॉट सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं। हम एनसीईआरटी की किताब का एक एक टॉपिक कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, ये सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। हम शुरू करेंगे ह्यूमन आई से, फिर देखेंगे विजन के डिफेक्ट्स, प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और आखिर में लाइट की स्कैटरिंग। सब कुछ इसी एक सेशन में। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, हमारा अपना पर्सनल हाईटेक कैमरा। जी हाँ, हमारी आंख। ये नेचर का दिया हुआ एक ऐसा अमेजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें अपने आसपास की ये खूबसूरत दुनिया दिखाता है। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये है हमारी आंख का पूरा स्ट्रक्चर। इसे ना एक हाईटेक कैमरे की तरह ही समझो। देखो, लाइट सबसे पहले कॉर्निया से एंटर करती है, ये जो बाहर की पतली सी मेम्ब्रेन है। फिर ये लाइट लेंस से होकर गुजरती है और रेटिना पर एक इमेज बनाती है। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर पर्दे पर फिल्म दिखाता है। चलो अब इस कैमरे के मेन पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले है कॉर्निया, जहां लाइट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, मतलब लाइट सबसे ज्यादा यही मुड़ती है। उसके पीछे है आइरिस, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जब रोशनी ज्यादा होती है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है और जब कम होती है तो बड़ा। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आई लेंस। और हाँ, ये लाइन एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लो। ये लेंस रेटिना पर एक इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है। कैसी इमेज? इन्वर्टेड एंड रियल। रेटिना क्या है? ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहां लाइट सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। और आखिर में ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को सीधा हमारे ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन फिर इस उल्टी इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। कमाल है ना? अच्छा, एक छोटा सा फैक्ट, पर एमसीक्यूज के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। हमारी जो आंख की पुतली है, मतलब आईबॉल, उसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसे कहीं नोट डाउन कर लो, भूलना मत। पर एक सवाल है, हमारी आंख कभी पास की चीज पर तो कभी दूर की चीज पर इतनी जल्दी फोकस कैसे कर लेती है? यहीं आती है हमारी आंख की एक सुपर पावर। इसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब आई लेंस की अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी। और इस काम में उसकी मदद कौन करता है? सिलियरी मसल्स। यही वो मसल्स हैं जो लेंस को मोटा या पतला करती हैं। चलो, इस कंपैरिजन से ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, जब हमें दूर की कोई चीज देखनी होती है तो सिलियरी मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाती हैं। इससे लेंस पतला हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। सिंपल। और जब हमें पास की कोई चीज देखनी हो, जैसे किताब पढ़नी हो, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इससे लेंस मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है ना? कितना अमेजिंग मैकेनिज्म। अब एग्जाम के लिए दो और इंपॉर्टेंट वैल्यूज। एक नॉर्मल हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। इसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, मतलब कम से कम इतनी दूरी से हम बिना किसी स्ट्रेन के साफ साफ पढ़ सकते हैं। और फार पॉइंट वो होता है इन्फिनिटी, हम अनंत तक देख सकते हैं। पर हाँ, कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। लेकिन हमेशा सब कुछ ठीक नहीं रहता। कई बार आंख की जो अकोमोडेशन पावर है ये कमजोर पड़ जाती है और हमें चीजें धुंधली दिखने लगती हैं। इन्हें ही हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो चलिए एनसीईआरटी के हिसाब से 3 मेन डिफेक्ट्स और उनके करेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, इसमें पास का तो साफ दिखता है पर दूर का धुंधला। ऐसा क्यों होता है? या तो आईबॉल थोड़ा लंबा हो जाता है या आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है। और इसका करेक्शन, इसके लिए हम यूज करते हैं कनकेव लेंस, अवतल लेंस। दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, यानी फार साइटेडनेस। ये मायोपिया का एकदम उल्टा है। इसमें दूर का तो साफ दिखता है पर पास का धुंधला। इसका कारण या तो आईबॉल का छोटा हो जाना या लेंस की फोकल लेंथ का बढ़ जाना। और इसे ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस। और तीसरा है प्रेसबियोपिया। ये ज्यादातर बुढ़ापे में होता है, जब सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। इसमें भी पास का देखने में दिक्कत होती है। इसके लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है, जिसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं।
अच्छा, आपकी एनसीईआरटी की किताब में एक बहुत ही जरूरी बात बताई गई है, आई डोनेशन के बारे में। क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करके एक इंसान 4 लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकता है? बस ये ध्यान रखना होता है कि मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर आंखें निकाल ली जानी चाहिए। ये वाकई में एक बहुत महान काम है। चलिए, अब आंख वाले टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लाइट के एक और मजेदार बिहेवियर को देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। देखो, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पर प्रिज्म का जो ट्रायंगुलर शेप है ना, वो कहानी को एकदम बदल देता है। देखते हैं कैसे। तो देखो, जब लाइट रे एक प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। अब जो ओरिजिनल पाथ था और जो फाइनल इमर्जेंट रे का पाथ है, उनके बीच जो एंगल बनता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और हाँ, ये टर्म आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार था, इंद्रधनुष। ये खूबसूरत रेनबो आखिर बनता कैसे है? इसके पीछे लाइट की एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलो इसे समझते हैं। जब व्हाइट लाइट जैसे सूरज की रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 कॉम्पोनेंट कलर्स में टूट जाती है। इसी बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और इसका ऑर्डर क्या है? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आता है एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बेंड कौन सा कलर होता है? वो है वायलेट। और सबसे कम? वो है रेड। इसको याद रखना, वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है, रेड सबसे कम। ये बात सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने प्रूव की थी कि व्हाइट लाइट असल में इन 7 रंगों का मिक्सचर है। उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक प्रिज्म से मिले स्पेक्ट्रम के रास्ते में एक दूसरा उल्टा प्रिज्म रख दिया, और पता है क्या हुआ? वो 7 रंग फिर से कंबाइन होकर व्हाइट लाइट में बदल गए। इससे ये प्रूव हो गया। और यही सेम प्रोसेस होता है रेनबो बनने में। बारिश के बाद हवा में जो पानी की नन्ही नन्ही बूंदें होती है ना, वो लाखों छोटे छोटे प्रिज्म्स की तरह काम करती हैं। जब सूरज की रोशनी इन ड्रॉपलेट्स में एंटर करती है तो 3 चीजें होती हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले डिस्पर्जन, मतलब लाइट 7 रंगों में टूट जाती है। फिर बूंद के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर बूंद से बाहर निकलते हुए रिफ्रैक्शन। इन 3 प्रोसेसेस के बाद हमें आसमान में वो ब्यूटीफुल रेनबो दिखाई देता है। चलो, अब एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वो हवा की बहुत सारी लेयर्स से बना है। कुछ लेयर्स ठंडी और डेंस होती हैं, कुछ गर्म और लेस डेंस। तो जब लाइट इन अलग अलग लेयर से गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग की वजह से हमें कुछ बहुत ही कमाल के ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखने को मिलते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। होता क्या है कि तारों से आने वाली लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर से गुजरती है तो वो लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है, कभी इधर बेंड होती है, कभी उधर। इसलिए हमें जमीन से देखने पर लगता है कि तारे की पोजीशन चेंज हो रही है और वो टिमटिमा रहा है। इसी के दूसरे इफेक्ट्स हैं एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट। सूरज हमें असल में उगने से 2 मिनट पहले दिखने लगता है और छिपने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर तारे टिमटिमाते हैं तो प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते? इसका सिंपल सा रीजन है, प्लैनेट्स हमारे बहुत करीब हैं तारों के कंपैरिजन में, इसलिए वो हमें पॉइंट साइज सोर्स की तरह नहीं बल्कि एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, एक एक्सटेंडेड सोर्स की तरह दिखते हैं। तो अलग अलग पॉइंट से आने वाला ट्विंकलिंग इफेक्ट एक दूसरे को नलिफाई कर देता है, मतलब कैंसिल कर देता है, और हमें एक स्टेडी लाइट दिखाई देती है। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के फाइनल और सबसे कलरफुल टॉपिक पर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यही वो प्रोसेस है जो हमें बताएगा कि आसमान नीला क्यों है और सनराइज सनसेट के समय लाल क्यों हो जाता है। जब लाइट बीम हवा में मौजूद बहुत छोटे पार्टिकल्स जैसे डस्ट या स्मोक से टकराती है तो वो फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। इसी स्कैटरिंग की वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। आपने ये इफेक्ट जरूर देखा होगा। जैसे किसी अंधेरे कमरे में जब एक छोटी सी जगह से धूप आती है तो हमें लाइट का पूरा रास्ता और उसमें उड़ते डस्ट पार्टिकल्स देखते हैं, है ना? अब स्कैटरिंग का एक गोल्डन रूल समझ लो। हमारे एटमॉस्फेयर में जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट यानी ब्लू लाइट को बहुत ज्यादा स्कैटर करते हैं, मतलब वो नीले रंग को पकड़कर चारों तरफ फैला देते हैं।
वहीं जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट है, जैसे कि रेड लाइट, वो इन पार्टिकल से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करती और काफी हद तक सीधी निकल जाती। बस इसी एक रूल से हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग वाले सारे सवालों का जवाब मिल गया। आसमान नीला क्यों है? सिंपल, क्योंकि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स सूरज की रोशनी में से ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करके पूरे आसमान में फैला देते हैं। और डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं? क्योंकि रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है, इसलिए वो धुंध और कोहरे में भी दूर तक ट्रैवल कर सकती है और साफ दिखाई देती है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, एक ही शॉट में। हमने आंख के स्ट्रक्चर से लेकर रेनबो और आसमान के नीले रंग तक सब कुछ कवर किया। याद रखना, फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। बस क्यूरियस बने रहो और सीखते रहो।